नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे जनरल साइंस का पार्ट 2। ये वीडियो बीपीएससी परीक्षा को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो चलिए बिना देर के वो वीडियो को शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है एच जी खुराना हरगोविंद खुराना को कब नोबेल पुरस्कार मिला था। ये भारत के वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना, जिनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। तो 1968 में याद रखेंगे, 1968 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। निरनबर्ग तथा रॉबर्ट हेले के साथ इनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हरित लवक। कोशिका का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कौन सा रोग होता है? अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर रोग होता है। जब समसूत्री विभाजन समान रूप से न हो, स्टेज बाय स्टेज न हो, अगर अनियंत्रित हो जाए और समान रूप से होता है तो वहाँ पर कोशिकाओं में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो समसूत्री विभाजन का अनियंत्रित होने से कैंसर रोग होता है, तो याद रखेंगे। चलिए चौथा प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा जटिल ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है? कौन सा जटिल ऊतक पौधों को यांत्रिक सहारा देता है? तो आंसर देंगे जाइलम। देखिए जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं। जाइलम पौधों को जल जमीन से पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, वहीं फ्लोएम भोजन पहुंचाने का काम करता है पत्तियों से जड़ तक। तो ये जटिल ऊतक जो है जाइलम, जो यांत्रिक सहारा पौधों को प्रदान करता है। पांचवा प्रश्न पर चलते हैं। जल संवहन ऊतक किसे कहते हैं? देखिए जल संवहन ऊतक जाइलम को कहा जाता है। जल संवहन ऊतक जाइलम को कहा जाता है। यह जाइलम जो ऊतक होता है पौधों में, वो जड़ से तना से होते हुए पौधों के पत्तियों तक जल को ले जाने का काम करता है। तो इसे जल संवहन ऊतक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा जटिल ऊतक जीवित ऊतक है? देखिए जीवित ऊतक फ्लोएम ऊतक को कहा जाता है, और फ्लोएम ऊतक का कार्य है पत्तियों से जड़ तक भोजन प्रदान करने का काम करता है, भोजन ले जाने का काम करता है। तो ये जटिल ऊतक जो जीवित ऊतक के रूप में कहा जाता है वो फ्लोएम ऊतक है। आगे सातवां प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी जो होता है वो जबड़े की होती है। जबड़े की जो मांसपेशियां होती है वो सबसे मजबूत होता है। चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। आठवां प्रश्न को देखते हैं। तंत्रिका ऊतक को और किस नाम से जाना जाता है? तंत्रिका ऊतक को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। तंत्रिका ऊतक को न्यूरॉन कहते हैं। नवां प्रश्न पर चलते हैं। संवेदना को शरीर में एक भाग से दूसरे भाग भेजने का कार्य कौन सा ऊतक करता है? संवेदना को शरीर से एक दूसरे भाग में भेजने का काम तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक इसमें आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न है किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? किस कोशिकांग को एटम बम के नाम से जाना जाता है? तो ये लाइसोसोम है, जिसे कोशिका में आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इसीलिए इसे एटम बम के रूप में भी कहा जाता है। किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? तो याद रखेंगे लाइसोसोम। और एक और इसके साथ प्रश्न रहता है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम। इसमें दोनों में लाइसोसोम ही आंसर होगा। तो ये जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट है जो बिना विकल्प का है, इसमें कोई विकल्प नहीं दिया गया है, डायरेक्ट आंसर पर आते हैं और डायरेक्ट इसमें उत्तर ही दिया गया है, ताकि वीडियो को जल्द ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को इसमें रखा जा सके। तो चलिए हम सब के लिए बेहतर है कि डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर ही याद रखें, लेकिन प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह से डायरेक्ट
उत्तर नहीं आता है, 4 विकल्प के साथ आता है, तो उसे देख लेंगे। तो चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। आगे 12वां प्रश्न पर चलते हैं। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? पत्तियों में जो फ्लोएम उत्तक होता है वो कहाँ रहता है? तो पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम रहता है, याद रखेंगे। पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ फ्लोएम रहता है। तो 13वां प्रश्न पर चलते हैं। मम्प्स गलसुआ किस वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली रोग है? देखिए मम्प्स या गलसुआ जो रोग है वो वायरस से फैलता है। तो ये वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। तो मम्प्स और गलसुआ जो रोग है, जो बच्चों में ज़्यादातर यह रोग होता है और जीवन में एक ही बार यह रोग होता है। तो एक्सेप्शन में अगर अपवाद में कहें तो युवा अवस्था में या फिर अन्य उम्रों में और बड़े ज़्यादा उम्र में ये हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः ये मम्प्स या गलसुआ रोग वायरस के कारण बच्चों में होता है, जो कान के दोनों तरफ सूजन हो जाता है। तो इस वायरस को कहते हैं पैरामिक्सो वायरस। तो याद रखेंगे। 14वां प्रश्न देखिए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर लिखेंगे टाइलिन। आंसर होगा टाइलिन। तो 15वां प्रश्न पर चलते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम भोजन के स्टार्च को किस में तोड़ देता है? टाइलिन नामक एंजाइम भोजन के स्टार्च को किस में तोड़ देता है? तो आंसर होगा डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है, यानी डाइसैकेराइड माल्टोज आंसर होगा। 16वां प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, मोलर और प्री मोलर, ये सब दांत के प्रकार हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। 17वां देखिए। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियां आंसर होगा आमाशय के भीतरी दीवार पर पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आंसर होगा आमाशय के भीतरी दीवार पर। 18वां प्रश्न पर चलते हैं। 18वां प्रश्न देखिए। मनुष्य की आंत की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य की आंत की लंबाई 22 फीट होता है। मनुष्य की आंत की लंबाई याद रखेंगे 22 फीट होता है। 19वां प्रश्न पर चलते हैं। पीतरस किसके द्वारा स्रावित होता है? पीतरस किसके द्वारा स्रावित होता है? तो आंसर होगा यकृत के द्वारा। याद रखेंगे पीतरस लिवर के द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। चलिए 20वां प्रश्न पर चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलने वाला विटामिन। देखिए यहाँ दो तरह के प्रश्न आते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। तो ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को अक्सर पूछ दिए जाते हैं। तो 20वां प्रश्न को याद रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से? देखिए वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, के, ई। ये सब विटामिन ए, डी, के, ई जल में घुलनशील नहीं होगा, ये वसा में ही घुलनशील होगा। अब 21वां प्रश्न पर आते हैं। बड़ी आंत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बड़ी आंत की लंबाई 5 फीट होती है और चौड़ाई 2.5 इंच चौड़ी होती है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक कैसा अंग है? देखिए वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। अब शरीर में ऐसे अवशेषी अंग है जिसका अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, ये अवशेषी अंग बन गया है अपेंडिक्स। तो इसको याद रखेंगे। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो ये अवशेषी अंग है। चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो गया यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। 24वां प्रश्न पर चलते हैं। यकृत ग्लूकोज को किस रूप में संचित रखता है? यकृत ग्लूकोज को किस रूप में संचित रखता है? तो आंसर होगा ग्लाइकोजन। यकृत ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। 25वां प्रश्न पर चलते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो आंसर होगा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव अग्नाशय द्वारा होता है। चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। 26वां प्रश्न को देखते हैं। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कौन सा एंजाइम करता है? प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन याद रखेंगे। 27वां प्रश्न पर चलते हैं। अशुद्ध रक्त किस धमनी में प्रवाहित होता है? देखिए, अशुद्ध रक्त किस धमनी में प्रवाहित होता है? तो यहाँ फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। यहाँ फुफ्फुस धमनी याद रखेंगे। यहाँ अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में और अशुद्ध रक्त किस धमनी में प्रवाहित होता है? तो फुफ्फुस धमनी में याद रखेंगे। धमनी और शिरा, हृदय में जो नलिका होता है धमनी और शिरा, जिसमें शिरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त होता है यहाँ। लेकिन फुफ्फुस धमनी अगर लग गया तो इसमें अशुद्ध रक्त होगा, फुफ्फुस शिरा अगर लग जाता है तो शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अशुद्ध रक्त में अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी में, अशुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में। और अगर शिरा पूछा जाए तो उसमें अशुद्ध रक्त, और खाली धमनी पूछा जाए तो उसमें शुद्ध रक्त होगा। तो चलिए 28वां प्रश्न पर चलते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन की क्षमता घटती जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाने पर हवा का घनत्व तथा ऑक्सीजन का जो लेवल है वो घट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हाइपोक्सिया। इसको हाइपोक्सिया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए 29वां प्रश्न पर चलते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? रुधिर परिसंचरण की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा विलियम हार्वे। ब्लड सर्कुलेशन जो है, रुधिर परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। चलिए 30वां प्रश्न। सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सामान्य मनुष्य का हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। चलिए 31वां प्रश्न पर चलते हैं। हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? हृदय प्रति मिनट 70 से 72 बार धड़कता है। चलिए 32वां प्रश्न पर चलते हैं। शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या शुद्ध रक्त? देखिए यहाँ शिरा आ गया तो शिरा में अशुद्ध रक्त होगा और धमनी में शुद्ध रक्त होगा। लेकिन फुफ्फुस धमनी लग जाएगा और फुफ्फुस शिरा लग जाएगा तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त हो जाएगा। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग प्रश्न में। तो चलिए आगे 33वां प्रश्न पर चलते हैं। प्राकृतिक पेस मेकर किसे कहते हैं? पेस मेकर, प्राकृतिक पेस मेकर किसे कहते हैं? तो आंसर होगा सिनोएट्रियल नोड। सिनोएट्रियल नोड, ये पेस मेकर, प्राकृतिक पेस मेकर सिनोएट्रियल नोड को कहा जाता है। अब चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। मानव में कुल रक्त आयतन में कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? मानव के रक्त आयतन में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है, याद रखेंगे। और 35वां प्रश्न पर आते हैं। प्लाज्मा में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो प्लाज्मा में 90% जल होता है। 36वां प्रश्न पर आते हैं। आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? देखिए आरबीसी, ब्लड में आरबीसी होता है, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको कहते हैं। तो रेड ब्लड कार्पल्स जो होता है जिसे आरबीसी कहते हैं, उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। 120 दिनों का होता है। 37वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए है डब्ल्यूबीसी, ये भी ब्लड में होता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है, का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो वो व्हाइट ब्लड कार्पल्स डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिनों का होता है। आंसर होगा 1 से 4 दिनों का। चलिए 38वां प्रश्न पर चलते हैं। रक्त कोशिकाओं का निर्माण जन्म से लेकर वयस्क तक में कहाँ होता है? रक्त कोशिकाओं का निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। 39वां प्रश्न पर चलते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? देखिए आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्रगाह
प्लीहा को कहा जाता है। 39वां प्रश्न है। और 40वां प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम यह किसने ज्ञात किया था कि सभी मनुष्यों में रुधिर सामान्य नहीं पाया जाता है। सर्वप्रथम यह किसने ज्ञात किया था कि सभी मनुष्यों में रुधिर सामान्य नहीं पाया जाता है। तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने यह पाया था कि मनुष्यों के जो रुधिर होते हैं वो सभी में सामान्य नहीं पाया जाता है। तो याद रखें कि सर्वप्रथम कार्ल स्टीनर ने सभी मनुष्यों में रुधिर समान नहीं पाया जाता है, इसका पता लगाया था। तो ये जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2 है। इसमें 50 प्रश्नों के साथ उत्तर है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा हो या शिक्षक का परीक्षा हो। टीचर एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये टीचर एग्ज़ाम भी 7 फेज टीचर जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी महत्वपूर्ण है। और भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें जनरल नॉलेज पूछा जाता है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल साइंस का ये प्रश्न उत्तर है। और 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2 है। चलिए अगला देखते हैं। 41वां प्रश्न, सार्वत्रिक दाता किस रुधिर वर्ग को कहा जाता है। देखिए यूनिवर्सल डोनर, देखिए यूनिवर्सल डोनर है सार्वत्रिक दाता जिसको कह सकते हैं, किस रुधिर वर्ग को कहा जाता है। तो वो ग्रुप जिसमें रहता है उसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, सार्वत्रिक दाता कहते हैं। तो वो ग्रुप को याद रखेंगे, ओ को कहते हैं। और यहाँ देखिए सार्वत्रिक ग्राही किस रुधिर वर्ग को कहा जाता है। तो ए बी को कहा जाता है, ए बी ग्रुप है उसको सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है। चलिए 43वां प्रश्न पर चलते हैं। RH कारक, देखिए RH फैक्टर या एंटीजन की खोज किसने किया था। देखिए RH फैक्टर या एंटीजन की खोज किसने किया था। तो आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर या वीनर, अंदर 1904 में किए थे। 1904 में कार्ल लैंडस्टीनर या वीनर अंदर 1904 में किए थे। चलिए 44वां प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म एवं लंबी और कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। देखिए प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म और लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, उसे देखिए नेफ्रॉन के नाम से जाना जाता है। ब्लड को छानने का काम करता है नेफ्रॉन। तो वृक्काणु या नेफ्रॉन इसका आंसर होगा। तो ये नेफ्रॉन एक वृक्क में 10 लाख की संख्या में पाया जाता है, तो इसे याद रखेंगे नेफ्रॉन, इस वृक्काणु कहते हैं। चलिए 45वां प्रश्न पर चलते हैं। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है, आंसर डायलिसिस होगा। चलिए 46वां प्रश्न पर चलते हैं। 46वां प्रश्न, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कौन सा उत्सर्जन तंत्र करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने वाला उत्सर्जन तंत्र होता है यकृत। यकृत का कार्य है अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो चलिए 47वां प्रश्न पर चलते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार लगभग 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है। 3 पाउंड या 1300 से 1400। परीक्षाओं में एक वयस्क मनुष्य का मस्तिष्क का भार यदि पूछा जाए तो 3 पाउंड ऑप्शन होगा, तो 3 पाउंड लगाइए, या फिर 1300 से 1400 ग्राम यदि विकल्प में हो तो 1300-1400 में आंसर लगाए, आंसर को सही कीजिए। तो चलिए 48वां प्रश्न पर चलते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। देखिए मस्तिष्क के 3 भाग होता है, पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा हार्मोन नींद के लिए उत्तरदायी है। नींद के उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो देखिए मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो नींद के लिए उत्तरदायी होता है। अब चलिए 50वां प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। 50 प्रश्न और उत्तर का ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2 है, जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2 है। और ये इसका अंतिम प्रश्न देखिए, भूख प्यास तथा प्रतितृप्ति के केंद्र कौन होता है। भूख प्यास तथा प्रतितृप्ति के केंद्र कौन होता है। तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस।
हाइपोथैलेमस को भूख प्यास या तृप्ति के केंद्र माना जाता है। तो याद रखेंगे। तो ये था हमारा जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 2। वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो एक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब अगर यदि चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।